Hello everyone, today I am presenting important questions for REIT exam for both level 1 and level 2। इससे पहले हमने सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। आप चाहे वो वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन रिसर्च इज अंडरटेकन बाय वीक स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो एक्शन रिसर्च होती है स्कूल्स के अंदर, उसे ग्रुप ऑफ टीचर्स, प्रोफेसर या एक सिंगल टीचर वो सब मिलके कंडक्ट करते हैं। उनके द्वारा एक्शन रिसर्च की जाती है। और ये क्यों की जाती है? टू आइडेंटिफाई गैप्स, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, एडवांसमेंट और एनी अदर रिक्वायरमेंट इन देयर टीचिंग इंस्ट्रक्शंस। उस टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको और बेटर बनाने के लिए की जाती है बेसिकली। तो इसको ग्रुप ऑफ टीचर्स करते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किन दो चीज के बीच में डिफरेंसेस की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो डेवलपमेंट और मैचुरेशन, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, हेरिडिटी एंड मैचुरेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कहीं ना कहीं पे हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ग्रोथ और किसी भी बच्चे की ग्रोथ में, या फिर इन्वायरमेंट ज्यादा रोल प्ले करता है, या फिर दोनों इक्वली रोल प्ले करते हैं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस एट। तो ये हमारा क्वेश्चन है पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी जो मैंने आपको बताया था। आप ऐसे याद रख सकते हैं SPCF जो स्टेजेस थी। तो SC सेंसरी मोटर, P थी प्री ऑपरेशनल, फिर आती थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आती थी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो क्वेश्चन हमारा ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में। जब बच्चा 0 से 2 ईयर का होता है उस टाइम पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, यानी कि बच्चे ने अगर ऑब्जेक्ट देखा है तो उसको घर पे कहीं भी ढूंढ लेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट उसकी आंखों के सामने नहीं भी है उस टाइम भी। तो ये होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये हमारी किस स्टेज में आएगी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इन्फेंसी स्टेज। और अगर एग्जैक्ट एज जाननी है तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑब्जेक्ट परमानेंस किसी भी चिल्ड्रन में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू WR मैकलॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि टाइम इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ लर्निंग। तो ये ट्रू है। लर्निंग पूरी जो आपकी लाइफ है उसमें कंटिन्यू चलती रहती है, आप पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और लर्निंग क्या है? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ तक पहुंचती है, वहां तक जाती है। तो ये तीनों चीजें उन्होंने बताई थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड पर्सनैलिटी एज अ सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वैलेंटाइन। आपको रीट एग्जाम के लिए पर्सनैलिटी की खास तौर पे डेफिनेशन याद करनी चाहिए कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज द स्टेट कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेंटल हेल्थ। WHO ने कहा था कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जब हम कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग हमारी अच्छी है, उसी को हम बोलेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी भी को भी डिजीज नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसे हेल्दी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग सारी स्टेट सही होनी चाहिए, तभी उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो इसे उन्होंने मेंटल हेल्थ का नाम दिया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल विद एन IQ रेंज ऑफ 90 से 109 आर क्लासिफाइड एज। 90 to 109 वाले जो रेंज आए, क्योंकि वो कौन से पीपल होते हैं? इडियट, मोरन, एवरेज या लो एवरेज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एवरेज। ये आप IQ के चार्ट में भी देख सकते हैं, यहाँ पे है IQ की रेंज और यहाँ पे है क्लासिफिकेशन। तो ये देख सकते हैं 130 अबाउट वेरी सुपीरियर, फिर हाई एवरेज, एवरेज। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 90 to 109। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एवरेज। तो इस चार्ट को आप लर्न कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेलिजेंट टेस्ट आर हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो जब भी हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं बच्चों का तो उससे हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उससे हम सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज में हमें हेल्प मिलती है, बच्चों को स्कॉलरशिप देने में हेल्प मिलती है, प्रमोशन ऑफ पीपल्स सब में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मीन्स ऑफ सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स। अब सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स क्या है? वेयर इंडिविजुअल और चाइल्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ। कोई भी चाइल्ड है वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है तो उनको हम सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव जर्नल के अंदर बच्चा अपने बारे में चीजें लिखता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे इंटरव्यूज, डायरी वगैरह, डायरी राइटिंग करना, वो सब सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फोकस ग्रुप डिस्कशंस। फोकस ग्रुप डिस्कशंस बेसिकली उनका जो एम होता है वो एम होता है कि हम कलेक्ट करें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर टॉपिक, और ये काफी ओपन एंडेड डिस्कशन होते हैं, फ्री डिस्कशन होते हैं। तो इसके अंदर की कोई भी बच्चा है वो अपनी बात पूरी रख पाए, जो भी उसके मन में आइडियाज है वो निकाल के लेके आए, एकदम ओपन एंडेड है ये। और कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक, जैसे हमने ट्रायंगल्स की आज बात करनी है तो उस पर ट्रायंगल की ही बात होगी पूरी क्लास के अंदर, वो होता है फोकस ग्रुप डिस्कशंस। अब यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा इनकरेक्ट है। चिल्ड्रन आर मॉडरेटर इन दिस ग्रुप डिस्कशन। चिल्ड्रन नहीं, यहाँ पे होगा टीचर। टीचर्स मॉडरेटर होते हैं, वो ही प्लान करते हैं, वो मॉडरेट करते हैं। बाकी जो पार्टिसिपेशन का वर्क है वो यहाँ पे बच्चे करते हैं। बाकी सिस्टमेटिकली प्लान डिस्कशन होता है, ओपन एंडेड भी होता है, और इसके अंदर क्या हम न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट को जनरेट करते हैं बच्चे, या फिर ग्रुप के थ्रू हम जनरेट कराते हैं एज अ टीचर। Next question is which of the following is not correct with respect to the perspective of NCF 2005। तो NCF 2005 में बोला गया था कि आप करिकुलम लोड को रिड्यूस करेंगे, तो ये सही है। इनिशिएट सिस्टमैटिक चेंजेस, बहुत सारे सिस्टमैटिक चेंजेस इनिशिएट किए, भी सही है। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपहोल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल वैल्यूज। तो ये बात एनसीएफ 2005 में नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट यूज द एनालॉजी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी कलर्स इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ इमोशंस। उन्होंने इमोशंस को, कलर्स को मिक्स करके एक्सप्लेन किया था, कलर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे प्लचिक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Piaget's theory of cognitive development, children demonstrate intelligence at pre-operational stage through pre-operational stage, यानी जब हमारी सेंसरी मोटर स्केल स्टेज आती है 0 to 2 ईयर, उसके बाद जो स्टेज आती है 2 to 7 ईयर में, वो आती है प्री ऑपरेशनल। तो उस स्टेज में बच्चा अपनी इंटेलिजेंस कैसे डिमोन्स्ट्रेट करता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूज ऑफ सिंबल्स। यहाँ पे क्या है, बच्चा सिंबल्स का यूज करना सीख जाता है, उससे वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट थिंकिंग इन चिल्ड्रन। तो जैसे मैनिफेस्टेशन, डिजायर्स, इमेजिनेशन। डिजायर आपको पता है, इमेजिनेशन पता होगा, इमेजिन करना, किसी भी चीज के बारे में सोचना जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। डिजायर, किसी भी चीज की इच्छा रखना, किसी भी चीज, वो चीज हमें चाहिए, हम उसके बारे में सोचते हैं। मैनिफेस्टेशन यानी डिमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करता है बच्चा। तो कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं थिंकिंग इन चिल्ड्रन? तो यहाँ पे तीनों ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल डिसेबिलिटी अमंग चिल्ड्रन इज ड्यू टू। तो बर्थ प्रॉब्लम की वजह से होती है, एक्सीडेंट्स की वजह से होती है, या एज की वजह से होती है, या कोई भी इनमें से फैक्टर हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है। तो फिजिकल डिसेबल पर्सन वो होते हैं जो हु आर अनेबल टू यूज देयर लेग्स, आर्म्स और ट्रंक ऑफ द बॉडी इफेक्टिवली। तो इन पर्सन को हम फिजिकल डिसेबल बोलेंगे। यही जो उनकी इनेबिलिटी है उसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं। और ये बर्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, एक्सीडेंट्स, एज, तीनों ही रीजन की वजह से हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तीनों में से कोई भी रीजन इसकी हो सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विद स्पीकिंग डिसऑर्डर। अब बच्चे को स्पीकिंग डिसऑर्डर है, बोलने में उसको प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे क्या चीज उसके लिए हेल्पफुल होगी? गिव इंस्ट्रक्शन वन एट अ टाइम,
अब उसे सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, समझने में प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में प्रॉब्लम है, तो ये चीज की ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आस्क एज अप्रोप्रिएट ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो ये सही लग रहा है। बाकी यूज ऑडियो रिकॉर्डेड बुक्स या टेप रिकॉर्डर, तो ये भी हमारे सही नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। यही टेक्निक होती है किसी भी टीचर के पास। अगर किसी बच्चे को स्पीच डिसऑर्डर है, उसे बोलने में प्रॉब्लम है, तो उसे इस तरीके के टॉपिक दे जाए, वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसे ज्यादा से ज्यादा क्लास में बोलने का चांस मिले, मौका मिले, तभी उसमें कहीं ना कहीं हम इसको कम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज डिसऑर्डर इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग वंस आइडियाज एंड थॉट्स एंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वंस आइडियाज एंड थॉट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। यहाँ पे क्या है कि हम अपने भी आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और दूसरे के भी आइडियाज और थॉट्स को समझ नहीं पाते। यही होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। Next question is teachers need to study the errors made by student as it indicates। कोई भी स्टूडेंट एरर करता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि उस बच्चे को रेमेडियल स्ट्रेटजीज की जरूरत है। रेमेडियल स्ट्रेटजीज क्या है, जब भी हम किसी बच्चे के वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ भी अलग से क्लासेस या कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे बच्चे की जो वीकनेस है हम उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाए। जहां पे भी एरिया, जिन एरिया में वो लैक करता है उन पे हम कहीं ना कहीं उसे आगे लेके जाए, उसकी अचीवमेंट बच्चे का हो पाए, उसकी लर्निंग हो पाए। तो यही होती है रेमेडियल स्ट्रेटजीज। और जब भी बच्चा एरर करता है तो टीचर को समझ जाना चाहिए उसको रेमेडियल स्ट्रेटजीज की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैंग्वेज टीचर टीचिंग अ पोएम in the classroom by explaining the details of the poem and asking the student to draw conclusion or broad view from explanation. It is an example of। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले टीचर ने एक्सप्लेन किया, फिर आइडियाज की बात की, बच्चों से आइडियाज लेने की। तो यहाँ पे क्या है, हम मूव कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन टू आइडियाज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इंडक्टिव रीजनिंग। इसी के अंदर हम जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उससे आइडियाज की ओर जाते हैं, नोन टू अननोन की ओर जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाई मोटिवेशन इज। यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट ए इज इमोशनल अबाउट द अपकमिंग स्कूल ईयर एंड वांट्स टू डू वेल। तो वो इमोशनल है और वेल करना चाहता है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एंड सेकेंड है स्टूडेंट बी इज एनर्जाइज्ड, सेट्स अ हाई गोल फॉर डूइंग वेल in his maths class, persists with considerate effort and score highest in class. Option C is student C is good at directing his attention to what he wants to accomplish. Option D is student D works hard, experiences positive feelings about her academic work. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके अंदर सारे पॉइंट कवर किए गए हैं। हमसे बेस्ट एग्जाम्पल पूछा गया है मोटिवेशन का। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा फुल्ली एनर्जाइज्ड है, वो हाई गोल भी सेट कर रहा है, अपनी जो क्लास है उसमें मैथ्स क्लास है जैसे उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और कंसिडरेट एफर्ट के साथ परसिस्ट है, एकदम लगा हुआ है और हाईएस्ट स्कोर भी करता है क्लास के अंदर। तो हर एक एस्पेक्ट इस एग्जाम्पल में कवर हुए हैं। तो यही हमारा बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी आप बता सकते हैं आउट ऑफ 20 आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।